जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर के सर और आज से हम संविधान का भाग 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। भाग 3 में हमारे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में दे रखा है। सबसे पहले हम फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल, मेंटल नहीं, फंडामेंटल। इसकी परिभाषा एक होती है, जैसे आप मार्केट में गए, कहीं आपका पर्स चुरा लिया किसी ने और पर्स चुरा के लेके भाग गया कोई, और एक चोर आया आपका कान काट के लेके भाग गया, किसको बचाएंगे? पर्स वाले को या जान है तो जहान है? समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा अधिकार जिस पर सारे अधिकार टिके हों उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। समझ में आ रही है कि नहीं? अब बात है फंडामेंटल का मतलब ये होता है। अब अधिकार का मतलब क्या होता है? अधिकार क्या होता है? अधिकार क्या होता है? अच्छा, एक टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके 2-4 चांटे लगा देता है। उसका फंडामेंटल राइट्स का एवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फंडामेंटल राइट्स किसके विरुद्ध मिलते हैं हमें? ये कौन देता है? ये अधिकार कौन देता है हमें? संविधान देता है। अच्छा, किसके खिलाफ देता है? अच्छा, एक चीज बताइए, व्यक्ति बड़ा है या फिर राज्य? व्यक्ति बड़ा है। ओ माय गॉड, व्यक्ति बड़ा है या राज्य? व्यक्ति बड़ा है। ओ माय गॉड, व्यक्ति बड़ा है। अतीक अहमद किसने मारा दोस्तों? किसने मारा? राज्य ने। व्यक्ति बड़ा है, राज्य बड़ा है। अब किसके खिलाफ मिलते हैं अधिकार? राज्य के खिलाफ, क्योंकि राज्य एक शक्ति का संगठित रूप है। समझ में आ रही है आपको? राज्य क्या है? राज्य एक शक्ति का संगठित रूप है। समझ में आ रही है आपको? आए दिन गोलियां चला रहा है कौन? राज्य। किसके खिलाफ? व्यक्ति के। अगर वो संविधान का एवोल्यूशन करता है। समझ में आ रही है आपको? अधिकार का मतलब ये होता है, जैसे वोट डालने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, जीवन का अधिकार। अगर जैसे मैंने आपको अभी कहा था, आपके कान को काट के लेके जाए कोई चोर, तो आपके जीवन के अधिकार, शरीर पर हमला है कि नहीं? शरीर ही नहीं है तो पर्स का क्या करेंगे दोस्तों? समझ में आ रही है कि नहीं? पर्स के बारे में हम तभी तो सोचेंगे जब शरीर रहेगा। भौतिक चीजों के बारे में तभी तो सोचेंगे जब हम हैं खुद। समझ में आ रही है कि नहीं? तो सबसे बड़ा कौन है? और इसीलिए व्यक्ति बड़ा है। समझ में आ रही है? कौन देता है इनको अधिकार को? कौन देता है? संविधान। समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये अधिकार जो है पैदाइशी होते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है और पैदाइशी अधिकार होते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने अपनी मोटरसाइकिल में कभी हवा डलवाई है? आप अपने अंदर हवा डलवाते हो या अपने आप लेते हो? प्राकृतिक है ना, ये नेचुरल है ना, इसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक अधिकार। ये आंख कान किसी ने लगाए हैं आप पे, फिट की हैं? नहीं ना। क्या है ये? प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल अधिकार। अच्छा, ये जो अधिकार है, पैदाइशी अधिकार जो है, इसे ही प्राकृतिक अधिकार, इसे ही जन्म से अधिकार। समझ में आ रही? कई नामों से जाना जा सकता है इसको, पैदाइशी अधिकार, जन्म से अधिकार, और इसी का आजकल नया नाम है मानवा अधिकार। दोस्तों, आप मानव हैं या फिर पशु हैं? आप मानव हैं? अच्छा, डाउट है तो मुझे। ये अधिकार, ये जो मूल अधिकार है, वो मानव के लिए है या फिर नागरिकों के लिए? समझ में आ रही है? अच्छा, एनओटी नोट करके लिखिए आप।
NOTE नोट करके लिखिए आप, क्योंकि इन दोनों में अंतर बताऊंगा फिर मैं। सभी मूल अधिकार सभी मूल अधिकार मानव अधिकार हैं। या फिर मानव अधिकार हैं, ऐसे कर लेना है ना। सभी मूल अधिकार मानव अधिकार हैं, जबकि या परंतु परंतु सभी मानव अधिकार परंतु सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अच्छा, सबसे पहले दुनिया में सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का। इंग्लैंड का नहीं है, अमेरिका का। अच्छा, इंग्लैंड में तो संविधान लिखा ही नहीं गया है। अच्छा, एक चीज बताओ यार दोस्तों, इंग्लैंड में संविधान क्यों नहीं लिखा गया? जो चीज दिल दिमाग गुर्दे में बस जाए उसे लिखने की जरूरत है? उसे लिखने की जरूरत है? नहीं है ना। जो चीज दिल दिमाग गुर्दे में बस जाती है उसे लिखते नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, किसी से प्यार हुआ है आपको? जो चीज दिल दिमाग गुर्दे में बस जाती है उसे याद करने की जरूरत होती है या 24 घंटे याद आती है? समझ में आ रही है आपको? उसके बारे में हमें लिखना नहीं पड़ता है। समझ में आ रही है आपको? ऐसे ब्रिटेन के नागरिकों को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे बच्चे के दिल दिमाग गुर्दे में वो बसा हुआ है, नस नस में, उनके ब्लड में संविधान बह रहा है। समझ में आ रही है? लेकिन अच्छा, हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं था। भारत में अच्छा, एक दो शब्द होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एक होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों में फर्क क्या होता है? भारत का संविधान और भारतीय संविधान। समझ में आ रही है? भारत का संविधान हमें बना रहा है, संविधान ने हमें बनाया है, या हमने संविधान को बनाया है? यही सही है, हमने संविधान को बनाया है। बात तो सही है, लेकिन दोनों सही है। संविधान भी हमको बना रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं? 1947 से पहले थे ऐसे आप? नहीं थे ना। किसके कारण? आज आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, इनका एवोल्यूशन होता है, जब मूल अधिकारों का एवोल्यूशन होता है, कहां जाते हो आप? 32 नंबर की, आप दिल्ली में रहते हो, 32 नंबर की जब बस पकड़ के आप जाओ 30,000 रोड पर, 30,000 रोड कहां जाएगा सबसे पहले? नहीं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय 30,000 रोड पर पड़ता है। और फिर उसके बाद उच्च न्यायालय 226 नंबर की बस जाती है। समझ में आ रही है आपको? उसके बाद उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सॉरी। समझ में आ रही है? तो उसमें मूल अधिकारों का जब हनन होता है तो हम सीधे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाते, कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। समझ में आ रही है? एक होते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकारों का जब हनन होता है तो कहां जाते हैं हम सबसे पहले? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते और ना ही हम उच्च न्यायालय में जा सकते। समझ में आ रही है कि नहीं? मूल अधिकार और मानव अधिकार में ये डिफरेंट है। मानव अधिकार, एक और चीज में अंतर है, मानव अधिकार या पैदाइशी अधिकार में ये नैतिक होते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? ये संवैधानिक अधिकार होते हैं। इनके उल्लंघन पर दंड दिया जा सकता है, लेकिन इनके उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता। समझ में आ रही है क्यों नहीं आपको? आपका दोस्त पढ़ने आ रहा है, एक दिन नहीं आया, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उसको नोट्स कराएं कल के। ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि नहीं?
और आपने नहीं करवाए, तो आप केस कर सकते हो क्या उस पर? नहीं करोगे ना। या चले जाओगे पुलिस थाने में, मेरे दोस्त ने ऐसा ऐसा किया, मुझे नोट नहीं दिखा रहे, तो बताओ मेरे पे पेन नहीं था और उसने जो है मुझे ब्लू पेन नहीं दिया था। नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि वो नैतिक अधिकार है, उसमें दंड की विधि छुपी नहीं होती है। समझ में आ रही है आपको? इसलिए अगला पॉइंट सुनने से पहले देखिए, ये जो मानव अधिकार या पैदाइशी अधिकार है ना, सबसे पहले अमेरिकी संविधान बना था। समझ में आ रही है आपको? दुनिया में विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। अमेरिका में जो जितने भी मानव अधिकार या पैदाइशी जितने भी अधिकार थे, या जन्म से जो जितने भी अधिकार थे, उनको लिखित संहिताबद्ध तरीके से संविधान में जोड़ा गया। उन्हीं अधिकारों को क्या कहते हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। समझ में आ रही है आपको? अगला पॉइंट लिखिए, देखिए मूल अधिकार, अगला पॉइंट है ये, मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। प्रदत्त का मतलब होता है दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, जबकि जबकि मानव अधिकार जबकि मानव अधिकार नैतिक होते हैं। जबकि मानव अधिकार नैतिक होते हैं। अगला पॉइंट, ये समझ में आ गया आपको? नैतिक और दंडात्मक विधि से अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे पानी पिलाना एक नैतिक कर्तव्य होता है, लेकिन आप पानी नहीं पिला रहे हो तो आपको जबरदस्ती थोड़ी ना है किसी पे पानी पिला दो मुझे, कि मैं पुलिस से शिकायत कर दूंगा मैं। समझ में आ रही है कि नहीं? कभी नहीं होता है सब। इसलिए अगला पॉइंट, मूल अधिकारों के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उसके संरक्षण का प्रावधान है। क्या लिखा आपने? सॉरी, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर इसके संरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। इसके संरक्षण का प्रावधान है, जबकि जबकि मानव अधिकार के नैतिक होने के कारण जबकि मानव अधिकार के नैतिक होने के कारण इसके संरक्षण के प्रावधान नहीं होते। इसके संरक्षण के प्रावधान नहीं होते। अब यहां तक समझ में आया मूल अधिकार मूल क्यों है, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों है? समझ में आ रही है? अब इसको और सिद्ध करने के लिए हमें और आगे चल के बात करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है? इसको मिटा दें। देखिए मूल अधिकार मूल क्यों है, एक को हेडिंग डाल लीजिए इस पर, मूल अधिकार मूल क्यों है, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। मूल अधिकार मूल क्यों है? पहला, क्योंकि ये राज्य
के विरुद्ध मिलते हैं। क्योंकि ये किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध। पहला पॉइंट। और राज्य कौन है? पहला संघ सरकार। संघ सरकार। दोस्तों राज्य देखा है आपने? सरकार देखी है? राज्य देखा है आपने कभी? नहीं देखा ना। एक होती, दो चीजें होती है, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। राज्य क्या है? राज्य का विचार कैसा है? अमूर्त, जो दिखाई नहीं देता। लेकिन हां, राज्य के बदले हमें सरकार दिखाई देती है। समझ में आ रही है? और राज्य का सबसे मूर्त रूप, विजिबल रूप जो है वो कौन है? पुलिस। गए हो कभी? तुम गए थे ना? जो जो पट्टा होता है ना, पुलिस का पट्टा जो होता है, एक तरफ लिखी रहता है आन मिलो सजना, और दूसरी तरफ लिखी फिर कब मिलोगे। तो आपको दिखाया था वो पट्टा, आपको दिखाया होगा, तो फिर कब मिलोगे, तो आपने वादा किया था उससे। दोस्तों जब मैं छोटा था, जब पुलिस आती थी ना, तो हम भाग जाते थे डर के मारे। और लोग पूछते थे बेटा क्यों डर रहे हो, पुलिस आ रही है। इस वजह से पता नहीं कहां कहां मार दिए वो देखती नहीं है। समझ में आ रही है? क्योंकि राज्य क्या है? शक्ति का संगठित रूप। समझ में आ रही है? क्यों मिलते हैं इसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ? राज्य एक संगठित रूप है शक्ति का, और जिसके पास पावर हो, एटीट्यूड ना हो उसमें, और उसका दुरुपयोग ना करे, हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है कि नहीं? हमारे संविधान निर्माता बड़े चालाक थे इस चीज को। जिसको हम शक्ति सौंप रहे हैं, अगर वो गलती करेगा, अगर मानवों को प्रताड़ित करेगा, नागरिकों को प्रताड़ित करेगा, तो उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए पहला संघ सरकार। संघ सरकार में कौन कौन आते हैं? संघ सरकार में कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। समझ में आ रही है? कैबिनेट वगैरह, ये सब किस में आता है? संघ सरकार में। ताऊ किस में आता है? ताऊ मोदी, संघ सरकार में। समझ में आ रही है? अच्छा, देश की तीनों सेनाएं किस में आती हैं? संघ सरकार में। किस किस के खिलाफ मिल रहे हैं हमें ये? इन सारे जितने भी नाम ले रहा हूं मैं ना, इन सब के खिलाफ क्या मिल रहे हैं हमें? मूल अधिकार। समझ में आ रही है आपको? फंडामेंटल राइट्स। दूसरा किसके खिलाफ मिलता है? राज्य के खिलाफ, राज्य सरकार। ऐसे समझ में आएगा आपको। दूसरा मिलता है राज्य सरकार। राज्य सरकार में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधानमंडल, ये सब राज्य के अंदर आते हैं। समझ में आ रही है? इसके खिलाफ मिलते हैं। इसका विजिबल रूप कौन है? पुलिस। समझ में आ रही है आपको? केंद्र सरकार का विजिबल रूप कौन सा है? सेना। समझ में आ रही है आपको? अच्छा, राज्य सरकार का विजिबल रूप होता है पुलिस, और केंद्र सरकार का विजिबल रूप तीनों सेनाएं। तीनों सेनाओं में से कोई भी हो सकती है, थल सेना, वायुसेना और एयर सेना, जल सेना। समझ में आ रही है? तीसरा कौन सा होता है इसमें? तीसरा किसके खिलाफ मिलता है? स्थानीय सरकार या स्थानीय सुशासन, कुछ भी लिख सकते हो। तीसरा किसके खिलाफ मिलता है हमें? स्थानीय सुशासन। इसमें कौन कौन आते हैं स्थानीय सुशासन में? नगर पालिका। नगर पालिका के तीनों रूप, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, एक होती है नगर पंचायत, है ना? दूसरा तीनों रूप वो भी ग्राम प्रधान,
ब्लॉक परिषद और एक नगर पंचायत, जो इसमें आती है जिला पंचायत जैसे बोलते हैं हम, वो सारे किसके खिलाफ हैं? ये सब राज्य के खिलाफ, राज्य के लिए हैं। समझ में आ रही है आपको? एक और किस किस के लिए खिलाफ मिलते हैं? जिससे लिखे, इसे लिखने की बात है, ये लिख लो इसको अगला पॉइंट बना करके। जिसे राज्य से या किसी संस्था को, या किसी संस्था को, ऐसे लिख लो, किसी संस्था को पूर्ण वित्तीय समर्थन प्राप्त हो, पूर्ण वित्तीय समर्थन प्राप्त हो। अच्छा, किस किस को मिलता है वित्तीय समर्थन? ये क्या है? एम्स हॉस्पिटल है ना, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स, किस में आता है? राज्य में। समझ में आ रही है? अच्छा, ये किस में आता है? डीयू। जेएनयू किस में आता है? इसी को हम और विस्तार कर सकते हैं। समझ में आ रही है? राज्य में आता है। दूसरा, अगला पॉइंट, और इसी में जोड़ दो आप, और किसी संस्था को राज्य के द्वारा दंड देने का अधिकार हो, या दंड देने का अधिकार प्राप्त हो। हो गया? अच्छा, ये पहला दूसरा कारण हो गया। मैंने आपको बताया फंडामेंटल क्यों है, मूल अधिकार क्यों है, पहला कारण बता दिया था मैंने आपको। दूसरा, मूल अधिकार क्यों है? क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। तीसरा कारण, अच्छा, एक ये जो है, ये जो मैंने बताया ना, ये वाली लाइन आपकी ये मिलती है, ये आर्टिकल अनुच्छेद आप लिखना चाहते हो तो 12 में। राज्य की परिभाषा कहां दे रखी है? आर्टिकल अनुच्छेद 12 में। ठीक है, जबकि इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आर्टिकल वाइज अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। अगला, आपने ब्लड प्रूफ देखी है? आपने ब्लड प्रूफ गाड़ी तो देखी होगी, ब्लड प्रूफ, गोली चलाते हैं शीशे दोग लेते हैं उसके, सेना के पास होते हैं ना। तुम्हारे पास है क्या? तुम समझते ही नहीं हो अभी। तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? ब्लड प्रूफ ही तो है। समझ में आ रही है आपको? ये इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 13 क्या कहता है? दो चीजें, लिखने की बातें लिख लो इसे। मूल अधिकार की अवहेलना राज्य के द्वारा अंडरलाइन, मूल अधिकार की अवहेलना राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि अंडरलाइन संभव नहीं है, किसी भी विधि से संभव नहीं है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है, किसी भी विधि से संभव नहीं है।
आगे जाके चंपकम दोराइजन वाला जो मामला आएगा, पहला संविधान का पहला संविधान संशोधन, या गोलकनाथ बनाम भारत संघ वाला विवाद आएंगे, बहुत सारे ऐसे विवाद आएंगे, उनमें एक चीज पे आएगा दिक्कत, जो आर्टिकल 13 है वो विधि की बात करता है, संविधान संशोधन की नहीं। गौर करने लायक बात है, समझ में आ रही है कि नहीं? इसीलिए 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत केरल राज्य, उसमें किस चीज का प्रतिपादन किया था न्यायपालिका ने? मूल ढांचे का। समझ में आ रही है? इसी वजह से करना पड़ा। समझ में आ रही है? अगली लाइन, मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं जो राज्य के द्वारा निर्मित विधि से, जो राज्य के द्वारा निर्मित विधि से प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक अंडरलाइन, प्राथमिक होते हैं, कौमा, इसलिए मूल अधिकारों की अवहेलना मूल अधिकारों की अवहेलना होने के बाद सीधे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हमारा भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी आज तक की डेट में, आने वाले समय में, जिससे मूल अधिकारों की अवहेलना हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में? दूसरा, अगला, मूल अधिकार इसलिए मूल हैं, मूल अधिकार इसलिए मूल हैं क्योंकि संविधान निर्माण के पूर्व, क्योंकि संविधान निर्माण के पूर्व निर्मित विधियों कोष्टक में लिख लेना, पूर्व संवैधानिक विधियां, कोष्टक में लिख लेना पूर्व संवैधानिक विधियां, तथा मूल अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति में मूल अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति में
पूर्व संवैधानिक विधियां पूर्व संवैधानिक विधियां ढाक ली जाएंगी। दूसरा, कौमा में चली जाएंगी। या तीसरा, आच्छादित कर ली जाएंगी। तीनों का मतलब एक ही है। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर अंग्रेजों के जो शासनकाल थे, हमने 1935 का कानून लिया है। सबसे पहले तुमको पता ही है, भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा हिस्सा 1935 का कानून है। उससे भी पहले 1919 का कानून है, 1909 का कानून है, 1992 का कानून है, 1962 का कानून है, सॉरी 1962 का नहीं, 1862 का कानून है, 1860 का कानून है। इससे भी पहले 1773 का कानून है। यहां से कानून बनना स्टार्ट होता है। ये जितने भी कानून हैं अभी तक लागू हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, जितने भी हैं, अगर मूल अधिकारों से टकराव की स्थिति में, मूल अधिकारों से अगर टकराएंगी तो इनको ढाक ली जाएगी, यानी कि इनको ढक लिया जाए। कौन ढकेगा? मूल अधिकार। समझ में आ रही है? कौन ढकने वाला है? मूल अधिकार। आच्छादित कौन करेगा? मूल अधिकार। कोमा में चले जाएंगे। कब तक के लिए? जब तक के लिए इनके लिए कोई नया संविधान संशोधन ना हो। समझ में आ रही है आपको? ये यहां तक। अब आपको ये दोनों जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं, ये आपके आर्टिकल 13 में आते हैं। विधि शब्द की परिभाषा जो है, एनओटी नोट करके लिख सकते हो इसको। आर्टिकल अगर पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो तो पीसीएस के लिए लिख सकते हो। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 में है। संविधान के अनुच्छेद 12 में है, जबकि विधि शब्द की परिभाषा, जबकि विधि शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में है, 13 में। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताइए, उन्नीस सौ इक्यानवे के बाद में क्या परिवर्तन चालू हुआ? एक शब्द सुना होगा, लिबरलाइजेशन, जिसे उदारीकरण की परिभाषा बोलते हैं, उदारीकरण बोलते हैं। समझ में आ रही है? उदारीकरण का मतलब क्या होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद से ऐसा कर दिया गया, खुलेपन की नीति, प्राइवेटाइजेशन, है ना? प्राइवेटाइजेशन का मतलब अभी अभी वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, ताऊ की सरकार है, बाबा की सरकार है राज्य में, ये क्या कर रही है? प्राइवेटाइजेशन कर रही है। समझ में आ रही है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? कि जितने भी सरकारी पद हैं उनको प्राइवेट कर देना। रेलवे को क्या कर रही है? प्राइवेट करने जा रही है। अभी हुआ नहीं है, करने की खबर है ऐसा। समझ में आ रही है? इंडिगो एयरलाइन प्राइवेट है। समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें, बसें प्राइवेट हैं। शिक्षा देने का अधिकार, शिक्षा देने का काम किसका होता है? राज्य का। लेकिन आज कौन कर रहा है? प्राइवेट लोग। समझ में आ रही है? स्वास्थ्य देने का काम किसका होता है? राज्य का। अच्छा एक चीज बताओ, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? पैदा हुए राज्य की गोद में और मरे राज्य की गोद में। सबसे पहले पैदा हुए सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है कोई? आप में से किसी का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है?
सरकारी हॉस्पिटल में जन्म हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल, इसका मतलब कौन है वो? राज्य। राज्य की गोद में ही तो हुए हैं। फिर उसके बाद में सरकारी स्कूल में पढ़ने गए आप, किसकी गोद में पढ़ रहे हैं? राज्य। दोस्तों, दलिया कौन खिला रहा है? राज्य। खिचड़ी कौन खिला रहा है? राज्य। पंजीरी कौन बांट रहा है? राज्य। समझ में आ रही है? उसके बाद पेंशन कौन दे रहा है? बुढ़ापे की पेंशन, राज्य। और उसके बाद जब मर जाता है तो एम्बुलेंस आती है, किसकी होती है वो? राज्य की। दोस्तों, पैदा होते हैं राज्य में और मर जाते हैं राज्य की गोद में ही। समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। लेकिन आज का वर्तमान राज्य कैसा है? उदारीकरण की नीति। और हमें ये मूल अधिकार किसके खिलाफ मिले हैं? राज्य के। समझ में आ रही है आपको मैं क्या समझाने वाला हूं? हमें ये मूल अधिकार किसके खिलाफ मिले हैं? राज्य के। लेकिन राज्य क्या होता जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण के सुकुड़ता जा रहा है, सुकुड़ता जा रहा है। मूल अधिकार की जो भावना है वो कम होती जा रही है, फैलती जा रही है, विस्तार होता जा रहा है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है फंडामेंटल के नाम पर। समझ में आ रही? अगर आप एम्स में पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके साथ में मतलब उसमें डीयू में पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ में कोई भी कॉलेज का टीचर है या कुछ भी बदतमीजी करता है तो आप आराम से आप मूल अधिकार के उससे आप जा सकते हो न्यायालय में। लेकिन आप किसी प्राइवेट क्या नाम है उसमें कॉलेज में आप पढ़ते हो आप, तो फिर कहाँ जाओगे? नहीं जा सकते, क्योंकि मूल अधिकार किसके खिलाफ मिलते हैं? राज्य के। समझ में आ रही है? इसलिए अगली हेडिंग मेंस के लिए, उदारीकरण उदारीकरण डाल लेना आप उसको क्वेश्चन टाइप में। क्या एक देखिए, मैं इसको आपको अभी थोड़ा सा एक पॉइंट करवा रहा हूं इसका, लेकिन इसका निष्कर्ष मैं पूरा डीपीएसपी में करवाऊंगा। समझ में आ रही है? नीति निर्देशक तत्वों में करवाऊंगा इसका। ये जोड़ के, हम पॉलिटी पढ़ने का मजा ही ऐसा है। पॉलिटी पढ़ो तो आप इस तरीके से पढ़ो जैसे डूब के पढ़ रहे हो। आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप यूपीएससी की तैयारी। क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, ट्रेंड कहां से चल रहा है, पिछले 10 सालों से उठा करके क्वेश्चन देख लो आप, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में आ रही है? किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखिए, उदारीकरण आपने हेडिंग डाली, लिखिए पहला 1991 1991 के उदारीकरण के द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी निजी कंपनियां निजी कंपनियों का प्रवेश हो रहा है। और सार्वजनिक उद्यम का मतलब होता है पीएसयू, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं ना, यानी गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती हैं उसे बोलते हैं सार्वजनिक उद्यम। समझ में आ रही है? और सार्वजनिक उद्यमों का भी निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण किया जा रहा है। इसलिए मूल अधिकारों का दायरा सीमित हो रहा है, यह सीमित होता जा रहा है। सीमित अंडरलाइन, सीमित होता जा रहा है।
क्योंकि क्योंकि मूल अधिकार क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध मिलते हैं या राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य के विरुद्ध अंडरलाइन, और राज्य के कार्यों का दायरा और राज्य के कार्यों का दायरा राज्य के कार्यों का दायरा ही संकुचित होता जा रहा है। राज्य के कार्यों का दायरा ही संकुचित होता जा रहा है। इसलिए एक और लाइन लिख लो इसमें, इसलिए आरक्षण का प्रावधान निजी क्षेत्रों में इसलिए आरक्षण का प्रावधान निजी क्षेत्रों में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 और 16 में अभी आने वाले हैं। आरक्षण किसके लिए मिलते हैं? गवर्नमेंट में ही तो मिलते हैं, राज्य के लिए ही तो मिलते हैं, वंचित वर्गों को ही तो मिलते हैं। लेकिन अभी निजी कंपनी में जाओगे आप, आरक्षण के नाम पर आप जाओगे, भाई हम देखो ST ST का है और या OBC से हैं, हमको आरक्षण चाहिए, 2 थप्पड़े मार के भगा देगा। प्राइवेट स्कूल में जाइए आप, आरक्षण के नाम पर तुमको दे देगा? नहीं देगा ना। सरकारी में मिलेगा। अब सरकारी में कैसी पढ़ाई हो रही है वो तो आपको जानते हैं। आजकल के लोग कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट।